बच्चों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज उन्नाव। बच्चों आज मैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल, अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के विषय में आपको बताऊंगा। बच्चों आज का हमारा शिक्षण बिंदु है जैव विविधताओं से भरा आवासीय स्थल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती जैव विविधताओं का खजाना है। सूक्ष्म विषाणु से लेकर के हाथी और इस धरती का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल हमारे जैवमंडल का ही हिस्सा है। बच्चों जो कोरोना वायरस जिससे आज पूरा संसार पीड़ित है और मनुष्य, ये दोनों हमारे जैवमंडल का ही हिस्सा हैं। बच्चों मनुष्य भी इसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है और भोजन श्रृंखला जो हमको वनों से ही मिलती है वो हमारे जीवन का अमूल्य अंग है। बच्चों इस तंत्र में वनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वन हमारे प्राथमिक उत्पादन हैं। बिना इनके उत्पादन चक्र के जीवन प्रारंभ ही नहीं हो सकता। बच्चों जब मनुष्य खेती करना नहीं जानता था, उससे पहले वो वनों पर ही उसका जीवन आश्रित था। वनों से ही वो शहद प्राप्त करता था, वनों से ही वो फल प्राप्त करता था और वनों से ही वो अपने पहनने के कपड़े, छाल वगैरह प्रारंभिक अवस्था में उनका इस्तेमाल करता था। बच्चों भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के अंतर्गत यहाँ विश्व की सारी जैव प्रजातियों का 8% यानी लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। बच्चों यहाँ पर 81,000 वन्य जीवन उपजातियाँ, 47,000 वनस्पति उपजातियाँ, जिसमें से 15,000 उपजातियाँ भारतीय मूल की अर्थात स्थानीय हैं। बच्चों हमारा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। इनके कारण आज हमारे वनों पर गहरा संकट छाया हुआ है और कई वर्षों से इन पर दबाव मनुष्य का बढ़ता जा रहा है। बच्चों ऐसा अनुमान है भूगोलवेत्ताओं का, पर्यावरणविदों का, कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% वन स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। बच्चों हमारा मुख्य उद्देश्य है जो कि भारत अपना एक विशाल विश्व का दूसरे नंबर का बड़ी जनसंख्या वाला देश है और किसी भी प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है उसको रोकना आज सबसे बड़ी चुनौती हम मनुष्य समाज के सामने है। और आने वाली पीढ़ी को बच्चों इन संसाधनों की महत्ता तथा प्रकृति की सुरक्षा कैसे की जाए ये भी बताना आवश्यक है, क्योंकि हमारे ये प्राकृतिक संसाधन वन लगातार घटते जा रहे हैं, इनका क्षेत्रफल घटता जा रहा है और हमारी समस्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें सबसे मुख्य है बच्चों मौसम की प्रतिकूलता, जिसकी वजह से साल दर साल जो है वो मानसून का चक्र पूरी दुनिया में बिगड़ता जा रहा है। बच्चों विश्व का फेफड़ा कहा जाने वाला, जैसा कि आप जानते हैं कि नील नदी के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी और उसके दोनों तरफ स्थित अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिन्हें वर्षा वन के नाम से जाना जाता है, उन्हें विश्व का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में 20% ऑक्सीजन की पूर्ति उन्हीं जंगलों के माध्यम से होती है तथा बच्चों काफ़ी संख्या में वो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी अवशोषित करते हैं, जो कि हम मनुष्यों द्वारा और हमारे कल कारखानों द्वारा वातावरण में घोली जाती है। बच्चों फिलहाल आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी की वजह से अपने देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ था। बच्चों लॉकडाउन लागू होने के बाद 30 अप्रैल तक आते आते भारत देश में बहुत सी नदियां अपने आप साफ हो गईं। हमारा आसमान नीला दिखने लगा। शहरों से जो तारे नहीं दिखते थे शहरों में, वो तारों की जगमगाहट शहरों में छतों से लोगों को दिखने लगी और
चंडीगढ़ जैसे शहर से हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ दिखने लगी और सहारनपुर जैसे शहरों से बच्चों उत्तराखंड की पहाड़ियों के दर्शन होने लगे, जो कि जानकारों के अनुसार, पर्यावरणविदों के अनुसार 40 वर्ष पूर्व कभी ये सब चीज़ें दिखती थीं। बच्चों, हम मनुष्य और हमारी प्रजाति तमाम अनेक प्रजातियों पर निर्भर करती हैं। हमको ये पाठ यही सिखाता है कि बिना वन और वन्य जीवों के ना तो हवा साफ हो सकती है और ना ही हमारा खान पान बेहतर हो सकता है। बच्चों, भारत में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं लगातार पर्यावरण के असंतुलन की वजह से, जंगलों के नष्ट होने की वजह से, अंधाधुंध लकड़ी कटान की वजह से, कि चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू तथा मधुका इंसिग्निस जो मऊहा की एक जंगली प्रजाति है, ये समाप्त हो चुकी हैं। और बच्चों, भारत में स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ और सरीसृपों यानी रेंगने वाले जीव जंतुओं की 15 जातियाँ और जल स्थल चरों की 3 जातियाँ इस समय खतरे में हैं। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने तमाम पौधे और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया है, जिसको आप ध्यान दें। सबसे पहले सामान्य जातियाँ आती हैं। बच्चों, सामान्य जातियों के अंतर्गत जैसे साल, चीड़, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। दूसरा है बच्चों संकटग्रस्त जातियाँ, जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहीं तो ये लुप्त हो सकती हैं। बच्चों, विषम परिस्थिति से तात्पर्य हमारा यही है कि बढ़ती आबादी और जो वन भूमि है, पहले उसको कृषि भूमि में प्रयोग किया गया और अब कृषि भूमि का आवासीय भूमि में प्रयोग किया जा रहा। तो हमारे पास जंगलों का रकबा यानी जंगलों का क्षेत्रफल बच्चों घटता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जो संकटग्रस्त जातियां हैं भारत की, जैसे काला हिरण, संगाई और गैंडा, इनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। इनकी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। तीसरी है सुवेध जातियाँ। बच्चों, ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट तो रही है, लेकिन अगर परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन किया जाए तो इनको हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां नहीं बदली, इसी तरीके से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहे, जंगलों का कटान जारी रहा, अवैध व्यापार जारी रहा, तो नीली भेड़ और एशियाई हाथी ये भी जातियां संकट में पड़ जाएंगी। चौथा बिंदु है बच्चों दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद्य है, जो कि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां यदि परिवर्तित नहीं होती हैं तो ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। पांचवा है स्थानीय जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे अंडमान द्वीप समूह में पाई जाने वाला अंडमान टील, निकोबार द्वीप में पाया जाने वाला निकोबारी कबूतर, ये स्थानिक जातियां हैं और ये भी धीरे धीरे इनकी भी संख्या कम होती जा रही है। वो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण और जंगलों के कटान के कारण। बच्चों, छठी जातियां हैं लुप्त जातियां। बच्चों, ये वो जातियां हैं जो इनके निवास स्थान पर जब इनकी खोज की गई तो ऐसा दर्शाया गया, ऐसा मालूम हुआ कि ये जातियां वहाँ पर इस समय उपस्थित नहीं हैं। ये जातियां पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। चीता बच्चों इस समय केवल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। चीते की पहचान ये होती है कि वहाँ आँखों से उसके नीचे ऐसा लगता है कि जैसे आंसू ऐसे बह रहे हैं। और चीता इस धरती का सबसे तेज़ दौड़ने वाला 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाला जीव है और ये 1952 में भारत में आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद ये विलुप्त हो गया। इसी तरीके से गुलाबी सिर वाली बत्तख। बच्चों, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तस्मानिया राज्य में एक भेड़िया पाया जाता था जिसके पीठ पर
शेर की जैसी धारियाँ होती थीं। वो भी बच्चों 1936 में वहीं की तस्मानिया की राजधानी होबार्ट में एक चिड़ियाघर में था, और वो शायद अंतिम तस्मानियाई भेड़िया था। उसके बाद उसका कहीं अस्तित्व नहीं मिलता। इसी प्रकार मॉरिशस में एक डोडो पक्षी पाया जाता था जो मुर्गे से बड़ा और लगभग 20 किलो वजन का काफ़ी सीधा और सुस्त जीव होता था। उसको भी विलुप्त हुए लगभग 300 साल के हो गए हैं। बच्चों, जंगल से हमें छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन के लिए लकड़ी, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बच्चों, वन वर्षा में सहायक होते हैं। इसके अलावा बच्चों, वनों से इमारती लकड़ी मिलती है, कागज़ बनाने की लकड़ी मिलती है। इसके अलावा बच्चों, वनों से बहुत बड़ी मात्रा में हमको शहद और फल प्राप्त होते हैं, तथा वनों से मनुष्य को कभी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हम मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगातार इनका दोहन करते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वनों को सबसे ज़्यादा क्षति इस धरती के बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ने ही सबसे ज़्यादा पहुंचाई है। वन मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, वन भूस्खलन को रोकते हैं, वन मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सी सामग्री प्राप्त होती है। भारत में बच्चों, वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कभी ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था, और भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जिसमें स्लीपर, जिसके ऊपर पटरी बिछाई जाती है बच्चों, उसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब स्लीपर सीमेंट के आने लगे हैं जो पहले से मजबूत और बेहतर होते हैं, लेकिन सैकड़ों सालों तक ट्रेन की पटरी बिछाने में कंकड़ के ऊपर स्लीपर ही रखे जाते थे। तो उपनिवेश काल में, अर्थात जब इंग्लैंड का भारत उपनिवेश था, उस समय 1853 से 1947 के बीच में बच्चों, भारत में लगभग 48,000 किलोमीटर लाइन अंग्रेज़ों द्वारा बिछाई गई, और अंधाधुंध जो है बहुत अच्छे किस्म के पेड़ स्लीपर बनाने के लिए काटे गए। इसके अलावा नील की खेती करने के लिए जंगल साफ़ किए गए, और अंग्रेज़ों ने लोहे की खुदाई के लिए, कोयले की खुदाई के लिए, अपने देश के लिए आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए बड़ी संख्या में खनन क्रियाओं में वृद्धि की, जिसका सीधा नुकसान इस देश के वनों को हुआ। बच्चों, देश में वन आवरण के अंतर्गत, अर्थात देश में वनों का कितना हिस्सा है, तो एक अनुमान के अनुसार 6,37,293 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत में वनों का है, और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.39% है। बच्चों, दूसरा बिंदु है 1951 और 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, अर्थात जंगलों को काटकर उसमें खेती की जाने लगी। बच्चों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड में तथा दक्षिण भारत में भी कुछ जगह पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई खूब हुई और भूमि का निम्नीकरण भी हुआ। इसमें आदिवासी लोग एक जगह जाके जंगल को काट के खेती करते हैं, और उसके बाद 3-4 साल बाद खेती करने के बाद उस स्थान पे आग लगा करके अगली जगह वो जाते हैं और जंगलों की कटाई करते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है, भूमि का भी निम्नीकरण होता है, और जंगलों का, वनों का ह्रास तो होता ही होता है। बच्चों, 1952 से
अब तक जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं लागू हुई हैं उसमें लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ किया गया और आज भी बच्चों ये प्रक्रिया चल रही है। भारत की जो सबसे बड़ी योजना है नर्मदा घाटी पर बनी है सरदार सरोवर योजना, उसकी वजह से लगभग 4000 हेक्टेयर वन भूमि जलमग्न हो गई और उसका नुकसान हुआ। यद्यपि नदी घाटी परियोजनाओं से देश को फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन बच्चों इससे जंगलों का नुकसान भी बहुत हुआ, वन बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हुए और हमने आपको बताया है कि वन वर्षा में सहायक होते हैं। भारत में जो इस समय मानसून का असंतुलन बना रहता, आपने देखा होगा बच्चों कि आसाम में मई के महीने में ही बाढ़ आ जाती और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, जबकि गुजरात पश्चिमी समुद्र तट से नज़दीक है, और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र तथा उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र, यहाँ पर हमेशा वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले 5 नहीं करीब 10 सालों से वर्षा लगातार कम हो रही। महाराष्ट्र के तमाम वनों के कटने की वजह से क्षेत्र वर्षा से वंचित रह जाते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि आज वहाँ पर तमाम किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक विचारणीय और सोचने का प्रश्न है। और बच्चों खनन से भी बहुत नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा संचालित बक्सर टाइगर रिजर्व, वहाँ पर एक खनिज डोलेमाइट पाया जाता है, उसकी वजह से वो टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। बच्चों भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारण, तो सबसे पहले वन्य जीव के आवास का विनाश। हमने आपसे जैव विविधता के विषय में चर्चा की, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, दूरदर्शन पर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में या पीलीभीत ज़िले में जो दुधवा नेशनल पार्क से मिलते हैं, या उत्तराखंड के वो ज़िले जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मिलते हैं, या मुंबई के कुछ क्षेत्रों में जहाँ नई आबादी बस रही है, वहाँ पर अक्सर तेंदुए आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं और वो मनुष्य द्वारा पाले गए जानवरों पर या उनके कुत्तों पर हमला कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और चूँकि हम मनुष्य हैं और इस धरती के श्रेष्ठ प्राणी हैं, तो इसको हमको ही सोचना होगा और इसका निराकरण भी हमको ही करना होगा। तो जब जंगल कटते हैं तो वन्य जीवों को, जो मांसाहारी वन्य जीव हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भोजन श्रृंखला, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे पर आश्रित है। तो बच्चों जब वनस्पति का ह्रास होता है जंगल के कटने से, तो उस पर पलने वाले शाकाहारी जीव जंतु कम हो जाते हैं, और जब शाकाहारी जीव जंतु कम हो जाते हैं तो फिर उन पर आश्रित मांसाहारी जीव भूखों मरने लगते हैं। तब बच्चों फिर वो आबादी की तरफ रुख करते हैं, और जब उनको पालतू जानवर आसानी से नहीं मिलते हैं तो कभी कभार वो जंगल में खेती करने के लिए किसान गया है, कोई युवती गई है, बच्चे गए हैं, कोई वृद्ध महिला गई है, तो उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं। और एक बार मांसाहारी मानव मांस का जब उनको स्वाद मिल जाता है तो फिर वो नरभक्षी बन जाते हैं, और अतंतोगत्वा सरकार को या तो उनको पकड़कर किसी चिड़ियाघर में भेजना पड़ता है, अन्यथा कभी कभी उनको जान से भी मारना पड़ता है। इससे हमारे वन्य जीवन को नुकसान होता है, और उस नुकसान का जो मुख्य कारण है वो है वन्य जीव के आवास का विनाश। इधर लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि तमाम जगह पर आबादी वाले क्षेत्रों में हिरन भी घूमते मिले, तेंदुए भी घूमते मिले, और भारत में जो केवल एकमात्र जगह गर्दन में बड़े बालों वाला सिंह, जिसे शेर कहते हैं, अफ्रीका के बाद केवल भारत के गिरवन के जंगलों में पाया जाता है, वो भी आबादी के अंदर घूमते नजर आए। तो वन्य जीव के आवास का जब विनाश होता है तो वन्य जीव नरभक्षी भी होता है और वन्य जीवों की संख्या भी घटती है। जो मुख्य बिंदु है इस
को समझाने का वो इसी वजह से कि जब जंगल घटेंगे वन्य जीव कहाँ रहते, किसी के घर में तो रहते नहीं हैं, तो वन्य जीव जंगल में रहते, और जब वन घटेंगे तो उनको रहने को नहीं मिलेगा, तो वो हिंसक हो जाएंगे और वो कभी कभार भीड़ के द्वारा, मनुष्यों के समूह के द्वारा मार भी दिए जाते हैं। ऐसी भी तमाम घटनाएं आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे और देखते भी होंगे। दूसरा है जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। बच्चों, जब यहाँ उपनिवेश काल था तो भारत में शेरों की संख्या लाखों में हुआ करती थी, भालुओं की संख्या लाखों में हुआ करती थी, भेड़ियों की संख्या लाखों में हुआ करती थी, लकड़बग्घों की संख्या लाखों में हुआ करती थी। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद मुगल राजाओं में प्रचलन था जंगल में जाकर के शिकार करना। खुद हाथी के ऊपर हौदे पे बैठते थे और आम जनता हांका लगाती थी। जब वो जानवर नज़दीक आ जाता था तब उसको भाले से या बंदूक से मारते थे। बच्चों, उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तब भी वन्य जीवों के शिकार करने की परंपरा यथावत जारी रही और एक बहुत बड़े शिकारी हुए हैं जिनके नाम पर उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उन्होंने अपने जीवन काल में बताते हैं 10,000 से ज़्यादा शेर मारे। बाद को उनको ये समझ में आया कि इस तरीके से तो वन्य जीव ही समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी जंगलों में इनको स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए नहीं देख पाएगी। तब उन्होंने उसके लिए शिकार करना बंद किया और उसके लिए प्रयास करने चालू कर दिए। बच्चों, पर्यावरणीय प्रदूषण या विषाक्तीकरण जैव विविधता को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका इस समय पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण। जैसे आज सुबह होती है, सैकड़ों बाइकें, सैकड़ों कारें, सैकड़ों वाहन, हम बहुत दावा भरते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन हम कभी भी आने जाने के लिए जापान, जर्मनी जैसे देशों की तरह पूलिंग का सहारा नहीं लेते। एक ही रास्ते पे भारत जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में पिता और पुत्र को नौकरी करने जाना है, लेकिन बच्चों वो अलग अलग वाहनों से जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वाहन से एक ही दिशा में हम जा रहे हैं तो हम अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ दें और उसी वाहन से हम पिता, पुत्र, परिवार, पत्नी, जो भी परिवार का सदस्य नौकरी करता है वो जाएं, तो हम पर्यावरण को थोड़ा सा सुधारने में सक्षम होंगे। तो लगातार औद्योगिकरण और बेइंतहा औद्योगिकरण, जैसे पूरे देश में अगर औद्योगिकरण एक सिस्टम से लागू किया जाता तो आज ये स्थिति ना आती। नदियों का प्रदूषित होना, विषाक्तीकरण, आज भी आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले पेपर में आया था कि एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि ये चेतावनी लगाई जानी चाहिए गंगा के किनारे कि इसका पानी ना तो पीने योग्य है ना तो नहाने योग्य। केवल लॉकडाउन रहा, प्रदूषण अचानक कम हुआ, नदियों का पानी साफ हो गया, फिर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई, फिर कारखाने चल गए और हमारी सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन तमाम, मैं जिस ज़िले का रहने वाला हूं बच्चों उन्नाव का, वहाँ पे टेनरियाँ बहुत हैं, चर्म शोधन का काम बहुत होता, ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हैं, लेकिन वो लोग रात में चुपचाप पानी नाले में बहा देते हैं और वो नाले आज भी सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी सीधे गंगा में गिरते हैं और उस पतित पावनी नदी को अपवित्र करते हैं तथा उसको प्रदूषित करते हैं। बच्चों, गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है जो कि उसको दिखाई नहीं देता, उसकी संख्या कम होती जा रही है, वो दुर्लभ जीव की श्रेणी में आ गई है। इसी प्रकार सिंधु नदी में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा, वहाँ की भी डॉल्फिन दुर्लभ श्रेणी में आ गई है। तो ये केवल प्रदूषण के गिरते स्तर और विषाक्तीकरण के तहत हो रहा। चौथा बिंदु है दावानल। बच्चों, दावानल जंगल की आग को कहते हैं। हमने आपको बताया अमेजन के जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी उसमें लगभग 1.5 अरब वन्य जीव मरे और उसकी भरपाई
अगले कई सालों तक संभव नहीं है। भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं बनती। बच्चों, इस समय भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है और 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। संसाधनों की कमी का बोझ बच्चों भारत में ज़्यादातर महिलाओं पर ही पड़ता है, जिनको चूल्हे के लिए लकड़ी और साफ पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता है। वन कटाई के परोक्ष परिणाम हमने आपको पहले भी बताए, फिर एक बार उसको दोहराए देते हैं। सूखा, बाढ़, भूस्खलन और मृदा अपरदन। बच्चों, भारत में इस समय वन और वन्य जीव संरक्षण की गहरी आवश्यकता है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए और वनस्पति तथा पशुओं में जीन्स की विविधता को कायम करने के लिए आवश्यक है। बच्चों, 1972 में पहली बार भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसमें संकटग्रस्त जातियों का बचाव तथा शिकार पर प्रतिबंधन तथा वन्यजीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार की स्थापना की गई। बच्चों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण, उनकी बढ़ती संख्या को बढ़ाना और उनके शिकार तथा उनके गैर कानूनी व्यापार को अंकुश लगाना। भारत में इस समय 50 बाघ अभ्यारण्य हैं, जो कि 71,027 वर्ग किलोमीटर में स्थित हैं। और 2006 में जब बाघ संरक्षण के कार्यक्रम को लागू किया गया, तब भारत में बाघों की संख्या 1411 थी, जो अब 2018 की गणना में बढ़कर 2,967 हो चुकी है। और कर्नाटक का अभ्यारण्य, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व तथा महाराष्ट्र का मेला घाट, ये भारत के मुख्य टाइगर रिजर्व हैं। बच्चों, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, भृगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया तथा 1991 में पहली बार पौधों की भी 6 जातियों को इसमें शामिल किया गया। बच्चों, भारत में वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आरक्षित वन। आधे से अधिक आरक्षित वन घोषित किए गए, इनका सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। दूसरा है रक्षित वन। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ज़्यादातर सरकार के और सामुदायिक लोगों के पास हैं। बच्चों, मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। आरक्षित वन काफ़ी अनुपात में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र में है, जबकि रक्षित वन बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में है तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में काफ़ी वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं तथा स्थानीय समुदायों के पास हैं। समुदायों द्वारा वन संरक्षण भारत की पुरानी परंपरा है। राजस्थान के अलवर जिले में 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को 5 गांव के लोगों ने भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया है, जिसके अपने नियम कानून हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में भी वटवृक्ष और नीम तथा तुलसी के वृक्षों की पूजा की जाती है। बच्चों, हिमालय का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने, और इसके अलावा उड़ीसा ने 1988 में सर्वप्रथम संयुक्त वन प्रबंध का प्रस्ताव पारित किया गया। और बच्चों, हमारी संस्कृति में प्रकृति की पूजा सदियों से की जा रही है। भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियां वृक्षों की पूजा बहुत समय से कर रही हैं। गृह कार्य आज हम बच्चों आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियाँ क्या हैं? दूसरा है, भैरव देव डाको सेंचुरी से क्या तात्पर्य है? तीसरा है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चौथा है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? पांचवा, भारत के गिर वन में शेरों की संख्या कितनी है? धन्यवाद।